हेलो फ्रेंड्स, रिलाय क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो जो लोग नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 17 सितंबर 2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे हुए ग्रुप डी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें मौजूद गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। यानी निम्न में से कौन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए है क्यूटीन, बी में है सैफरेनिन, सी में है सुवेरिन और डी में है काइटिन। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुवेरिन, क्योंकि सुवेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक ऐसा रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। अगर यहाँ काइटिन को देखा जाए तो इससे संबंधित एक प्रश्न आता है कि कवक की कोशिका किसका बना हुआ होता है। तो कवक का कोशिका काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। मतलब बेकिंग पाउडर किन किन चीज़ों का मिश्रण है। ए में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल, सी में है सोडियम कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैलिक अम्ल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल, क्योंकि बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। और टार्टेरिक अम्ल की अगर बात की जाए तो ये हमारा इमली में पाया जाता है तथा मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। तो आइए कुछ अम्लों के स्रोत का अध्ययन करते हैं। कुछ अम्ल हैं और कुछ उनके स्रोत हैं। जैसे लाल चींटियों और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। घास, पत्ते और मूत्र में बेंजोइक अम्ल होता है। सरोल के वृक्ष टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर से खासकर क्वेश्चन आता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। फलों के रस और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिटकीरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। और मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाला प्रत्यय है। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ओइक, बी में है ऑल, सी में है अल और डी में है ओन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय ओन है। कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2n+1 का होल टू CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है। यानी दिए गए परिपथ में किसका प्रवाह वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऑप्शन ए में है वोल्टेज, बी में है प्रतिरोध, सी में है धारा और डी में है इलेक्ट्रॉनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है।
अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनों पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर ए में है काकतीय वंश, बी में है चोल वंश, सी में है वाकाटक वंश और डी में है पांड्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाकाटक, क्योंकि विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। तो चलिए कुछ वंश और उनके संस्थापक का अध्ययन करते हैं। राजवंश और उनके संस्थापक, जैसे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति। गहडवाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की। पल्लव वंश की स्थापना श्री विष्णु ने किया। चोल वंश के संस्थापक विद्यालय थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये भी आपका काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, लोदी वंश की स्थापना किसने की, तो बहलोल लोदी ने। चोल वंश की स्थापना विद्यालय ने किया। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। बहमनी वंश की स्थापना हसन गंगू ने की। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है ज्वारीय बल, बी में है गुरुत्वाकर्षण बल, सी में है नाभिकीय बल और डी में है विद्युत स्थैतिक बल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय बल, क्योंकि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। और नाभिकीय ऊर्जा की अगर बात की जाए तो नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक नाभिकीय संलयन द्वारा और दूसरा नाभिकीय विखंडन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा ही तारा और सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन द्वारा ही सूर्य और तारों को ऊर्जा प्राप्त होती है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है, किंतु परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीन, बी में है साइटोकाइनिन, सी में है जिब्रेलिन और डी में है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑक्जीन, क्योंकि पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है ऑक्सीन कहलाता है। ऑक्सीन जो है बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं, किंतु वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा एथिलीन। फलों को पकाने में एथिलीन सहायक होता है। वही अगर जिब्रेलिन्स की बात की जाए तो जिब्रेलिन हार्मोन पौधों में फूल बनने में सहायक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2000 रुपये के भारतीय बैंक नोट पर
छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? ए में है भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति, बी में है भारतीय आर्थिक विकास, सी में है भारत का तकनीकी विकास और डी में है अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2000 रुपये के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम दर्शाता है। और आपको पता होगा कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से PSLV-C-25 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। PSLV-C-25 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में है वेग, बी में है ऊर्जा, सी में है शक्ति और डी में है बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है आर अश्विन, बी में है रविंद्र जडेजा, सी में है ईशांत शर्मा और डी में है यजुवेंद्र चहल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुवेंद्र चहल, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ही T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज यजुवेंद्र चहल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहां यरलंग-सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, बी में है ब्रह्मपुत्र, सी में है व्यास और डी में है सतलुज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग-सांगपो नदी के रूप में वह जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर बात की जाए तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है और भारत से होकर बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है क्योंकि इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तब तो आपका गंगा हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहा जाए कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो 2900 किलोमीटर लंबी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? ऑप्शन ए में है अनुप्रस्थ, बी में है स्थिर, सी में है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों और डी में है अनुदैर्घ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ, क्योंकि ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्घ्य होती है जबकि द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ। आपका क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश एक आपका अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला हमारा प्रश्न है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। ऑप्शन नंबर ए में है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, बी में है केवल स्थितिज ऊर्जा, सी में है केवल गतिज ऊर्जा और डी में है केवल घर्षण बल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों,
क्योंकि जब पहाड़ से कोई पिंड गिरता है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। वहीं कभी कभी क्वेश्चन ये भी कहा जाता है कि बांध के जल में कैसी ऊर्जा पाई जाती है, तो बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है।